क्या यूसीसी हमारे तमाम फेस्टिवल्स और कस्टम्स को चेंज कर देगा? क्या यूसीसी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है? क्या हमें यूसीसी की सच में इतनी ज़रूरत है? और क्या हमारा देश यूसीसी के लिए तैयार है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्पिता तिवारी और आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको लेकर हम सबके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स रहती हैं। शायद इसलिए क्योंकि हम इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो इसे कम्प्लीटली अपनाने से कतराते हैं, क्योंकि ये आइडिया भले ही कितना ही प्रोग्रेसिव क्यों ना हो, इट स्टिल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्सेप्ट इट। तो आज हम इन्हीं दोनों इश्यूज पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का सही समय आ चुका है। क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक समान होता है। अगर आज कोई चोरी कर रहा है तो आप उसको सजा देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? जो हमारी संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करें? यूसीसी नहीं है, ये डीसीसी है, ये डिवाइडिंग सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। तो आइए पहले ये जानते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। डीपीएसपीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा बनाए गए उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को कहते हैं जिन्हें सरकार को यूज करना बहुत जरूरी है व्हाइल फॉर्मिंग पॉलिसीज, क्योंकि इसी में हमारी पॉलिसीज को वेलफेयरिस्ट यानी कि कल्याणकारी बनाने की रेसिपी छुपी हुई है। डीपीएसपीज आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में डिस्क्राइब्ड है, और इन्हीं में से एक आर्टिकल 44 है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्क्राइब करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आम भाषा में कहे तो ये एक ऐसा लॉ है जो हमारे देश के तमाम पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर देगा। ये एक सिंगल लॉ अलग अलग रिलीजन, कस्टम या ट्रेडिशंस के कुछ कुछ हिस्सों को लेकर बनाया जाएगा, जिसके बाद हर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के इंसान को इसे फॉलो करना होगा। तो क्या हमारे सारे कस्टम्स, रीति रिवाज और फेस्टिवल्स ये सब चेंज हो जाएंगे? क्या हमारे देश की डाइवर्सिटी जिसको लेकर के हम खुद पर इतना गर्व करते हैं, क्या उसको कोई हार्म होगा? जी नहीं। यूसीसी केवल पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना चाहता है, यानी कि उन मैटर्स में जिनमें मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस या अडॉप्शन की बात की गई हो। यानी कि हमारे देश की डाइवर्सिटी पे उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना समझा जाता है। यानी कि हम अपने सभी त्योहार, सभी रीति रिवाज उसी तरीके से फॉलो कर पाएंगे जैसे कि हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो अगर इस लॉ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा तो फिर इसे लाने की जरूरत ही क्या है? किस तरह की यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहा है ये लॉ? आपकी जिंदगी में शायद इसका ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन वो लोग जिनके कोर्ट केसेस, पर्सनल लॉज में कंफ्यूजन के कारण सालों से फंसे पड़े हैं, उनके लिए यूसीसी शायद एक लाइफ सेवर का काम कर सकता है। जैसे कि 1985 का मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस, जो कि बहुत फेमस हुआ। आपने इस केस का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये केस मोहम्मद अहमद खान और शाह बानो के बीच तलाक के बाद मेंटेनेंस का था। अब मेंटेनेंस देने की जब बात आती है तो मुस्लिम लॉ में और सीआरपीसी में इसके अलग अलग नियम लिखे हुए हैं। तो अब इस केस की प्रोसीडिंग्स में किसके नियम को फॉलो किया जाए, इसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत कंफ्यूजन हुई और इस वजह से ये केस बहुत लंबा खिंचा। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि वो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का अपना काम शुरू कर दें। ऐसा ही एक केस 1995 का सरला मुदगल केस भी है, जिसमें एक हिंदू इंसान ने इस्लामिक पर्सनल लॉ का मिसयूज करते हुए दूसरी शादी की, और इस तरह से उसने दोनों पर्सनल लॉज का मिसयूज किया। सिमिलरली 2019 में पाओलो कोटिनो वर्सेस मारिया लुइजा केस में प्रॉपर्टी के सक्सेशन का केस था, जिसमें प्रॉपर्टी के सक्सेशन में गोवा का पोर्चुगीज सिविल कोड लगाया जाए क्योंकि पाओलो कोटिना बिलोंग टू गोवा, या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगाया जाए। इसमें कंफ्यूजन हुई। तो अब शायद आप समझ रहे हैं कि यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इन सभी पर्सनल लॉज में आपस में कंफ्यूजन चलती ही रहती है। एंड दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की है कि वो यूसीसी को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। तो फिर इतनी सारी रिक्वेस्ट्स के बाद आज तक यूसीसी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? इट सीम्स कंप्लीटली हार्मलेस, राइट? एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करिए जब आपको आपके बेटे और बेटियों में प्रॉपर्टी को बराबर से बांटना कंपलसरी कर दिया जाए।
या फिर डाइवोर्स के बाद दिए जाने वाले मेंटेनेंस का नियम पूरे देश में सेम हो जाए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिलीजन क्या है, या फिर पेट्रियार्की के उन तमाम नियमों को खत्म कर दिया जाए जिनके कारण ट्रेडिशंस के नाम पर औरतों का शोषण हो रहा है। आप सभी में से बहुत लोग इन सभी कंडीशंस से आराम से अग्री कर जाएंगे, बट हमारे देश का अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इतना लिबरल और प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है, जो इतनी पुराने समय से चले आ रहे ट्रेडिशंस को एक झटके में खत्म करना स्वीकार कर ले। अगर किताबी भाषा में कहें तो हमारे देश की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन अभी तक इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है जो कि यूसीसी जैसे प्रोग्रेसिव लॉ को फुली एक्सेप्ट कर पाए, और इसे इम्प्लीमेंट किया जाना इतना आसान भी नहीं है। हमारे देश में अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अपने पर्सनल लॉज तो हैं ही, बट उन लॉज के अंदर अलग अलग सेक्शंस, एक्सेप्शंस और अलग अलग पार्ट्स हैं। यानी कि यूसीसी को बनाना एक ऐसे रायते को बटोरने जैसा है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार इस देश में यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन तभी किया जाना चाहिए जब हमारा देश कंप्लीटली रेडी हो, अदरवाइज ये लॉ डेमोक्रेसी का अंत होगा। और शायद यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने से हम अपने ही फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेंगे, बिकॉज आर्टिकल 25 से 30 के बीच में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान अपने रिलीजियस और कल्चरल राइट्स को खुद अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। एंड दीज लॉज आर एक्चुअली द टेनेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म ऑफ दिस कंट्री। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में नेगेटिव सेक्युलरिज्म नहीं बल्कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो होता है। यानी कि जब कभी भी रिलीजन या ट्रेडिशन के नाम पर ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जाएंगे तब स्टेट को पूरा अधिकार होगा कि वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करे। जैसे कि हाल ही का सबरीमाला केस, जिसमें 15 से 50 साल की औरतों को मंदिर में जाना वर्जित था। इस प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ही शायद वो प्रिंसिपल होगा जिसके कारण अलग अलग रिलीजन में जो भी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं उनको एलिमिनेट करते हुए हम धीरे धीरे एक ऐसे स्टेट पे पहुंचेंगे जब यूसीसी को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पर फिलहाल पर्सनल लॉज में तमाम कोडिफिकेशन के बाद भी अभी इन सभी में बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत सारी कमियां हैं जिनमें सुधार लाना बहुत जरूरी है, और इन रिफॉर्म्स को लाने में टाइम लगेगा, जिसके कारण लोग धीरे धीरे अपनी स्वेच्छा से यूनिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ सकें। एंड देन आई गेस वी विल बी एबल टू ब्रिंग अ लॉ एज बिग एज यूसीसी। 21st लॉ कमीशन का भी यही ओपिनियन था। यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे पहले यूसीसी लागू किया गया और कब? अगर इस वीडियो के जरिए यूसीसी को लेकर आपके आइडिया में क्लैरिटी आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।